पहले टॉपिक आता है उसमें वो आता है भारतीय सभ्यता संस्कृति एवं समाज। ठीक है, तो पहले सिलेबस देखते हैं। भारतीय सभ्यता संस्कृति एवं समाज, ये हमारा प्रथम बिंदु है जो 5 से 6 नंबर कवर करता है। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें जो बिंदु आता है वो आता है सिंधु घाटी सभ्यता। कौन सा टॉपिक आता है भाई? सिंधु घाटी सभ्यता। पहला कौन सा आता है? सिंधु घाटी सभ्यता। और दूसरा कौन सा आता है भाई? दूसरा आता है वैदिक संस्कृति एवं वैदिक साहित्य। वैदिक संस्कृति एवं वैदिक साहित्य। फिर जो हमारा आता है थर्ड बिंदु, और थर्ड बिंदु है वो हमारा कौन सा है? भारतीय समाज, इसकी विशेषता। भारतीय समाज विशेषता। फिर हम बात करते हैं परिवार की। किसकी बात करते हैं भाई? परिवार की। भारतीय समाज विशेषता। फिर आता है परिवार। क्या आता है? परिवार। और लैंगिक संवेदनशीलता आता है। लैंगिक संवेदनशीलता आता है और विवाह आता है। तो हमारा जो प्रथम है कि भारतीय सभ्यता संस्कृति एवं समाज, इसमें हमारे सब टॉपिक है सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक साहित्य एवं संस्कृति, भारतीय समाज, इसकी विशेषता, परिवार, लैंगिक संवेदनशीलता और विवाह। और इनको हम एक एक कर पढ़ेंगे। तो सबसे हमारा जो प्रथम बिंदु है वो आज हम पढ़ने जा रहे हैं, और उसका नाम है सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता को एक ही क्लास में हम कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। फिर भी अगर कोई रह जाता है तो सेकंड क्लास में कवर करेंगे उसको। तो देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता का जो नामकरण है वो किसने दिया था? सबसे पहले हम बात करते हैं नामकरण की। तो नामकरण सर जॉन मार्शल। नामकरण है वो किसने किया था भाई? सर जॉन मार्शल ने किया था। कब किया था? 1924 में लंदन वीकली नामक पत्रिका में किया था। 1924 में किया था लंदन वीकली पत्रिका में। हमने देख लिया कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो नामकरण है वो सर जॉन मार्शल ने 1924 में लंदन वीकली नामक पत्रिका में किया था। और सिंधु घाटी सभ्यता कहते किसे हैं? तो सिंधु और इसकी सहायक नदियों के आसपास होने के कारण है वो इसको सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं। तो देखिए, सिंधु व इसकी आसपास की नदियों पर स्थित सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता है वो सिंधु और इसकी सहायक नदियों के किनारे स्थित थी, और ये प्रथम नगरीय और कांस्य युगीन सभ्यता है। यह प्रथम नगरीय और कांस्य युगीन सभ्यता है।
पत्थर और तांबे के साथ साथ यहाँ पर कांसे का भी प्रयोग किया जाता था। प्रस्त्र, ताम्र तथा कांसे का यूज है वो भरपूर तरीके से किया जाता था। लोहे से अपरिचित थे। लोहे के साथ किससे अपरिचित थे भी? घोड़े से भी अपरिचित थे। किससे अपरिचित थे? घोड़े से अपरिचित थे। फिर हम बात करते हैं कि 1826 में, कब? 1826 में एक बार इसको दोबारा से देखते हैं कि नामकरण है वो सर जॉन मार्शल ने दिया था और 1924 में अपनी एक लंदन वीकली नामक पत्रिका में, और सिंधु घाटी सभ्यता के आसपास के स्थित होने के कारण इसको सिंधु घाटी सभ्यता नाम दिया गया। प्रथम नगरीय और कंस्य युगीन सभ्यता थी और पत्थर, तांबे तथा कांसे का भरपूर यूज किया जाता था और लोहे से अपरिचित थे, घोड़े से अपरिचित थे। फिर देखिए, अब हम बात करते हैं कि हड़प्पा की जानकारी है वो किसने दी। तो बात है 1826 की। कब की बात है रे? 1826 की बात है। चार्ल्स मेसन है, उन्होंने हड़प्पा टीले की जानकारी दी थी। किसने दी थी जानकारी? चार्ल्स मेसन ने। किसकी जानकारी दी थी? हड़प्पा टीले की जानकारी दी थी। हमने बात कर दी कि 1826 में चार्ल्स मेसन ने हड़प्पा टीले की जानकारी दी और फिर बात आती है 1921 की। किसकी आती है? इन्होंने सिर्फ जानकारी ही दी थी। फिर बात करते हैं 1921 की। 1921 में भारतीय पुरातत्व विभाग के नए निर्देशक बनते हैं और वो कौन बनते हैं भाई? सर जॉन मार्शल। भारतीय पुरातत्व विभाग के निर्देशक, जिनका नाम था सर जॉन मार्शल। क्या नाम था भाई उनका? सर जॉन मार्शल उनका नाम था। और उनके निर्देशन में दयाराम सहानी है, उन्होंने खोज की थी। किसने खोज की थी भाई? दयाराम सहानी ने। इनके निर्देशन पर दयाराम सहानी है वो खोज करते हैं। कौन खोज करते हैं भाई? दयाराम सहानी। पाकिस्तान के पंजाब के मांटगोमरी जिले में वर्तमान में स्थित है। कहां पर है? पाकिस्तान के मांटगोमरी नामक जिले में स्थित है। वर्तमान में पाकिस्तान के मांटगोमरी जिले में स्थित है। पाकिस्तान के पंजाब के मांटगोमरी नामक जिले में स्थित है और जिले में रावी नदी के बाएं तट पर भी हड़प्पा का उत्खनन किया गया। कहां पर किया गया? जिले में रावी नदी के बाएं तट पर हड़प्पा का उत्खनन है वो किया गया। ठीक है। फिर हम बात करते हैं कि हड़प्पा का उत्खनन है वो सर्वाधिक कहां पर मिलता है भाई? हड़प्पा है उसका सर्वाधिक क्षेत्र है वो गुजरात में मिलता है। कहां पर मिलता है? गुजरात में मिलता है। सर्वाधिक स्थल कहां खोजा गया है? गुजरात में खोजा गया। और भारत में स्थित स्थल है जो विभाजन के पूर्व खोजे गए क्षेत्रों में थे वो दो ही बचे हैं। ठीक है।
कौन कौन से क्षेत्र है भारत में? भारत में क्षेत्र कौन कौन से हैं वर्तमान में? भारत में आजादी से पूर्व खोजे गए क्षेत्र, या नहीं आजादी से नहीं, को विभाजन से पूर्व लिख दीजिए, एक ही बात है, विभाजन से पूर्व खोजे गए क्षेत्र कौन से क्षेत्र अभी खोजे गए? एक तो है कोटल रिहग खां, कौन सा है? कोटल रिहग खां। कोटल रिहग खां है, और दूसरा स्थान है वो है रंगपुर। कोटल रिहग खां और रंगपुर दो ऐसे क्षेत्र हैं जो वर्तमान में भारत में स्थित है। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट कि सिंधु सभ्यता का काल है वो कितना है। तो देखिए सिंधु सभ्यता का जो काल है वो कार्बन 14 यानी डेंटिंग पद्धति जो होती है उसके अनुसार 2350 से लेकर 1750 ईसा पूर्व तक है। 2350 से लेकर 1750 ईसा पूर्व है जो सर्वमान्य है। ठीक है, 2350 से लेकर 1750 ईसा पूर्व है भी, और इसका विस्तार है वो त्रिभुजाकार है, विस्तार त्रिभुजाकार है। ठीक है, और सिंधु सभ्यता का जो क्षेत्रफल है वो 12,99,600 किलोमीटर है। 12,99,600 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है। अब अगर हम बात करें कि पूर्व में कौन सा क्षेत्र पड़ता है, पश्चिम में कौन सा क्षेत्र पड़ता है, तो देखिए पूर्व का आलमगीरपुर, पूर्व में कौन सा क्षेत्र है भाई? आलमगीरपुर क्षेत्र है, और पश्चिम में है वो मेरठ पड़ता है यूपी में। फिर हम बात करते हैं कि उत्तर में क्षेत्र कौन सा पड़ता है, तो उत्तर में मांडा क्षेत्र पड़ता है जो उत्तरी क्षेत्र है, और दक्षिण है वो देमाबाद है। अब एक बार इसको दोबारा से देख लेते हैं कि 1826 में है वो चार्ल्स मेसन ने क्या किया था भाई? हड़प्पा टीले की जानकारी दे दी थी चार्ल्स मेसन ने 1826 में, लेकिन कुछ नहीं बना। फिर बात करते हैं 1921 की, यानी लगभग 100 साल बाद भारतीय पुरातत्व विभाग के नए निर्देशक है वो कौन बनते हैं? सर जॉन मार्शल बनते हैं, और उनके निर्देशन में दयाराम साहनी द्वारा खोज की जाती है, जो वर्तमान में कहाँ पर है? पाकिस्तान के मांडगोमरी जिले में पड़ता है हड़प्पा, और हड़प्पा का सर्वाधिक क्षेत्र है वो गुजरात में है। भारत में विभाजन से पूर्व खोजा गया क्षेत्र जो वर्तमान में भारत में स्थित है वो है कोटल रिहग खां और रंगपुर, दो ही क्षेत्र हैं। फिर हम बात करते हैं कि इसका जो सिंधु सभ्यता का काल है वो कब से लेकर कब तक है, तो 2350 से लेकर 1750 ईसा पूर्व तक है कार्बन डेंटिंग पद्धति के अनुसार, जो सर्वमान्य है, और जो इसका विस्तार है वो त्रिभुजाकार है, और इसका जो क्षेत्रफल है वो 12,99,600 वर्ग किलोमीटर है। फिर हमने बात की कि उत्तर में कौन सा स्थान पड़ता है, दक्षिण में कौन सा स्थान पड़ता है, तो उत्तर में आलमगीर पड़ता है और दक्षिण में मेरठ पड़ता है। उत्तर में मांडा पड़ता है और दक्षिण में देवाबाद पड़ता है भी। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देखेंगे, और नेक्स्ट है वो हमारा है हड़प्पा और मोहनजोदड़ो है वो भाई एक पास है, इसके कारण स्टुअर्ट पिगट ने इनको जुड़वा राजधानी बताया है। क्या बताया भाई? जुड़वा राजधानी किसने बताया है? स्टुअर्ट पिगट ने बताया है।
स्टुअर्ट पिगट क्या कहता है, देखिए स्टुअर्ट पिगट क्या कहता है, स्टुअर्ट पिगट हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को जुड़वा राजधानी बताता है। हड़प्पा मोहनजोदड़ो जुड़वा राजधानी बताता है। फिर हम बात करते हैं मेसोपोटामिया और सिंधु घाटी सभ्यता की। तो देखिए मेसोपोटामिया जो सबसे प्राचीन सभ्यता मानी जाती है वो सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन थी। सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन थी। किसके समकालीन थी? सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन थी और दुनिया की सबसे प्राचीन सभ्यता है। दुनिया की सबसे प्राचीन सभ्यता कौन सी है भाई? मेसोपोटामिया है और सभी सभ्यताओं की जननी भी कहा जाता है इसको। सभ्यताओं की जननी है वो कौन सी होती है भाई? मेसोपोटामिया है। ठीक है। और इसका अन्य नाम है वो कौन सा है भाई? सुमेरियन सभ्यता भी है। इसका अन्य नाम कौन सा है? सुमेरियन सभ्यता भी है। सुमेरियन सभ्यता इसका अन्य नाम है और इराक की दजला फरात नदियों के किनारे विकसित हुई थी। कहां पर हुई थी? इराक की दजला फरात नदियों के किनारे विकसित। हमने बात की कि सिंधु घाटी सभ्यता के ये समकालीन है, सभ्यताओं की जननी है, दुनिया की सबसे प्राचीन सभ्यता है और इराक की दजला फरात नदियों के किनारे विकसित हुई है। इसका अन्य नाम सुमेरियन सभ्यता है। और हम बात करें तो देखिए नील नदी का वरदान कहलाई थी ये नील नदी का वरदान कहलाई थी। नील नदी का वरदान कहलाई थी और इसे सभ्यताओं का पालना भी कहते हैं। सभ्यताओं का पालना, सभ्यताओं का पालना भी कहते हैं। तो देखिए मेसोपोटामिया है वो सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन है, दुनिया की सबसे प्राचीन सभ्यता है, सभ्यताओं की जननी है, सुमेरियन सभ्यता है, इराक की दजला फरात नदियों के किनारे विकसित है और नील नदी का वरदान है, सभ्यताओं की का पालना है। ठीक है। फिर हम बात करते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषताएं क्या क्या है। सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषताएं हम बात करने जा रहे हैं सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषता। ठीक है। अब देखिए नगरीय सभ्यता थी और मकान आयताकार और वर्गाकार दोनों ही थे। तो पहले हम ये कह देते हैं कि नगरीय
सभ्यता। मकान है वो आयताकार भी थे और वर्गाकार भी थे। जो मुख्य द्वार था वो सड़क पर न खुलकर पीछे गली में खुलता था, पीछे गली में खुलता था। लोहे से अपरिचित थे, पत्थर, तांबा, कांसे का यूज किया जाता था। किसका यूज किया जाता था? पत्थर, तांबा, कांसा का यूज किया जाता था। सड़कें हैं वो समकोण पर काटती थी, सड़क समकोण पर काटती थी, जिसको चेस पैटर्न बोल देते हैं, ठीक है, या इसको हम ग्रिड प्रणाली बोल देते हैं। या क्या बोल देते हैं हम इसको? ऑक्सफोर्ड सर्किल बोल देते हैं। ऑक्सफोर्ड सर्किल भी बोल देते हैं। तो हमने बात कर ली कि नगरीय सभ्यता थी, लोहे से अपरिचित थे, मकान आयताकार और वर्गाकार थे, सड़कें समकोण पर काटती थी, जो मुख्य द्वार था वो पीछे गलियों में खुलता था, और जल निकासी के लिए नालियां बनी हुई थी। क्या है भाई? जल निकासी है वो नालियों से, नालियां बनी हुई थी, नालियां बनी हुई थी, जल निकासी के लिए नालियां बनी हुई थी। और मापतोल की एक समान प्रणाली थी। क्या थी? मापतोल की एक समान प्रणाली थी, मापतोल की एक समान प्रणाली थी, मापतोल की एक समान प्रणालियां थी। और बाट चर्ट नामक पत्थर से बनाए जाते थे। किससे बनाए जाते थे? बाट है वो चर्ट नामक पत्थर से बनाए जाते थे। और जो मुद्रा है वो जिप्सम से बनाई जाती थी। किससे बनाई जाती थी? जिप्सम या सेलकड़ी बोल देते हैं इसको, इससे बनाई जाती थी। मुद्रा बोल दो या मोहर बोल देते हैं, हम इसको क्या बोलते हैं? मोहर बोल देते हैं। तो मोहर है वो सेलकड़ी नामक पत्थर से बनाई जाती थी। और जो हमारी लिपि है वो भी एक समान थी। लिपि है वो क्या थी? मोहर, मोहर है वो जिप्सम या सेलकड़ी नामक पत्थर से बनाई जाती थी। और लिपि पढ़ने में हम है वो क्या है भी? असफल हैं। लिपि पढ़ने में हम असफल, लिपि पढ़ने में हम असफल है। और चित्राक्षर, किलाक्षर और ब्रेस्ट्रोफेदन विधि इसको बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं हम इसको? चित्राक्षर, एक तो क्या बोल देते हैं हम इसको? चित्राक्षर बोल देते हैं, किलाक्षर बोल देते हैं। चित्राक्षर बोल देते हैं, किलाक्षर बोल देते हैं, और ब्रेस्ट्रोफेदन विधि बोल देते हैं। कौन सी विधि बोलते हैं? ब्रेस्ट्रोफेदन, ब्रेस्ट्रोफेदन लिपि बोल देते हैं इसको। और ये जो ब्रेस्ट्रोफेदन लिपि है इसको हम दाएं से बाएं और बाएं से दाएं लिख सकते हैं। इसको हम दाएं से बाएं और बाएं से दाएं लिख सकते हैं। तो हमारी ये विधि है भाई जिगजैग विधि भी बोल देते हैं इसको। और अब देखिए सिंधु घाटी सभ्यता में 4 प्रजातियां देखने को मिलती हैं। प्रजातियां हैं वो कितनी है भाई? प्रजातियां हैं वो 4 है। कितनी प्रजातियां हैं? 4 प्रजातियां है। और इसमें जो सबसे है
पहले नंबर पर आती है वो है प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड। कौन सी है? प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड। पहली है वो प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड है, प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड है। दूसरी भूमध्य सागरीय है, भूमध्य सागरीय है। तीसरी अल्पाइन भी है। ठीक है, तो देखिए प्लेटो ऑस्ट्रेलाइड है, दूसरी हमारी भूमध्य सागरीय है, तीसरी अल्पाइन है और चौथी हमारी कौन सी हो जाएगी? मंगोलियन हो जाएगी। तो इसको हम देखते हैं। अब जो सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख प्रमुख विशेषताएं थी हम उनको एक बार देख चुके हैं, दोबारा से देखते हैं ताकि हमारे जो हम रह गई थी कोई वस्तु जो चीज है वो ध्यान में आनी वो अब आ जाएगी। तो देखिए सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषताओं में नगरीय सभ्यता थी, मकान है वो आयताकार और वर्गाकार दोनों ही थे, मुख्य द्वार पर सड़कें न खुलकर पीछे गली में खुलती थी, लोहे से अपरिचित थे, पत्थर तांबा कांसे का यूज किया जाता था, सड़कें हैं वो संपूर्ण प्रकार की थी जिसको चेस पैटर्न ग्रिड प्रणाली ऑक्सफोर्ड सर्किल बोल देती हैं। जल निकासी के लिए नालियां बनी हुई थी, मापतोल की प्रणाली है वो एक समान थी, बाट चार्ट नामक पत्थर से बनाए जाते थे, मुहर है वो जिप्सम या सैलकड़ी नामक पत्थर से बनाई जाती थी, लिपि है वो एक समान थी भी इसकी, और लिपि पढ़ने में हम है वो असफल है। इस जो लिपि है उसको चित्राक्षर किलाक्षर ब्रैस्ट्रोफेदन लिपि बोल देते हैं, इसे जिगजैग मेथड भी बोलते हैं भाई। और बाएं से दाएं और दाएं से बाएं है वो इसको हम लिख सकते हैं। प्रजातियां हैं वो 4 है, सिंधु घाटी सभ्यता में 4 प्रमुख प्रजातियां हैं, उसमें प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड प्रमुख है, भूमध्य सागरीय है, अल्पाइन है और मंगोलियन है। ये 4 प्रमुख प्रमुख प्रजातियां है भाई। ठीक है, और देखते हैं हम नेक्स्ट प्रमुख स्थलों के बारे में अब हम चर्चा करते हैं। प्रमुख स्थल है वो सिंधु घाटी सभ्यता में कौन कौन से हैं? अब हम देखते हैं प्रमुख स्थलों को। तो जो प्रमुख स्थल है वो कितने हैं भाई? 4 प्रमुख बड़े नगर हैं, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, गनेड़ीवाल और धोलावीरा। कौन कौन से 4 बड़े नगर हैं? मोहनजोदड़ो है, हड़प्पा है, गनेड़ीवाल है और धोलावीरा है। धोलावीरा कहाँ पर है? गुजरात में पड़ता है। और जो हम पढ़ेंगे वो है हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, कालीबंगा और बनवाली हरियाणा। तो सबसे पहले हम पढ़ने जा रहे हैं हड़प्पा के बारे में। किसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं भी? हड़प्पा के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो हड़प्पा है वो देखिए, हड़प्पा है वो वर्तमान में मांटगोमरी पंजाब में पड़ता है, रावी नदी के किनारे। ठीक है, तो पाकिस्तान में मांटगोमरी जिले में है, पाकिस्तान के मांटगोमरी जिले में पड़ता है हड़प्पा और रावी नदी के किनारे है। कौन सी नदी के किनारे है भी? रावी नदी के किनारे है। और इसके जो खोज करता है वो दयाराम साहनी है 1921 में। इसके जो खोज करता है वो है दयाराम साहनी। 1921 में इसकी खोज करते हैं। 1921 में दयाराम साहनी ने किसके निर्देशन में? सर जॉन मार्शल के निर्देशन में उत्खनन खोज की थी इसकी। और जो उत्खनन है वो माधव स्वरूप वत्स ने किया था। किसने किया था उत्खनन? माधव स्वरूप वत्स ने। माधव स्वरूप वत्स ने किया था।
किसने किया था भाई? जो उत्खनन है वो माधव स्वरूप वत्स ने किया था। और कब किया था भाई? 5 साल बाद किया था, 1926 में। फिर देखिए कुछ प्राप्त यहाँ से सामग्रियां हुई है, तो उनको भी हम देख लेते हैं। सामग्री है वो प्रमुख रूप से कौन सी है भाई? R37 कब्रिस्तान है एक, R37 कब्रिस्तान। ये परीक्षा में 2-3 बार आया है, इंपॉर्टेंट है। R37 कब्रिस्तान है वो कहाँ से प्राप्त होता है भाई? हड़प्पा से प्राप्त होता है। यहाँ से अन्नागार और उर्वरा देवी की मूर्ति, उर्वरा देवी की मूर्ति, उर्वरा देवी कौन है भाई? एक औरत की मूर्ति है और उसके गर्भ से एक पौधा निकलता है, तो वो उर्वरा देवी की मूर्ति उसे कहा गया है। और शंख का बना महल भी यहाँ से निकलता है। शंख का महल कहाँ से निकलता है भाई? हड़प्पा से निकलता है। और सांपों को मुंह में दबाए हुए गरुड़ मिलते हैं। सांपों को मुंह में दबाए गरुड़, सांपों को मुंह में दबाए हुए गरुड़ मिलते हैं। और मछुआरों का यहाँ पर चित्र है, मछुआरों का चित्र है। कांसे की गाड़ी है, कांसे की गाड़ी कहाँ से मिलती है भाई? हड़प्पा से मिलती है। और पीतल का बना हुआ इक्का है, क्या है भाई? पीतल का बना इक्का। तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो देखिए यहाँ से जो प्रमुख सामग्रियां हैं वो कौन कौन सी निकली है? R37 कब्रिस्तान है, अन्नागार है, उर्वरा देवी की मूर्ति है, शंख का बना महल है, सांपों को मुंह में दबाए हुए गरुड़ है, मछुआरों का चित्र है, कांसे की गाड़ी है और पीतल का इक्का है। ठीक है भाई। अब देखिए ऋग्वेद में हड़प्पा को क्या कहा गया है? हरियूपिया। ऋग्वेद में क्या कहा गया है भाई? हरियूपिया कहा गया है, हरियूपिया कहा गया है। क्या कहा गया है? हरियूपिया। और हड़प्पा से 2 टीले प्राप्त होते हैं। कितने टीले प्राप्त हुए हैं भाई? 2 टीले प्राप्त हुए हैं। टीले है वो 2 प्राप्त हुए हैं। जो पूर्वी टीला है उसे नगर टीला कहते हैं। पूर्वी टीला नगर टीला है। पूर्वी टीला कौन सा टीला है भाई? नगर टीला है। और जो पश्चिम में बना हुआ टीला है, जो ऊंचा टीला है, उसे हम दुर्ग टीला बोल देते हैं। पश्चिम में दुर्ग टीला है, पश्चिम में दुर्ग टीला है। तो देखिए अब हम बात करते हैं मोहनजोदड़ो के शाब्दिक अर्थ की। तो मोहनजोदड़ो का जो अर्थ है वो देखिए, मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ होता है मृतकों का टीला। क्या होता है? मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ 1-2 परीक्षाओं में आ चुका है। इसको आपको ध्यान में रखना है कि मोहनजोदड़ो यानी कि मृतकों का टीला है और इसे सिंध का बाग कहते हैं। क्या कहते हैं? सिंध का बाग भी बोल देते हैं। इसे मृतकों का टीला कहते हैं, सिंध का बाग कहते हैं और सिंध का नकली स्थान भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सिंध का नकली स्थान भी कहते हैं। ठीक है। और यहाँ से 700 कुएं मिले हैं। क्या मिले हमें? 700 कुएं मिले हैं। तो पेयजल के लिए क्या करते थे भाई? ये कुएं काम में लेते थे। तो देखिए हमने पढ़ लिया हड़प्पा। हड़प्पा है वो
पाकिस्तान के मोंटगोमरी जिले में रावी नदी के किनारे पड़ता है। खोजकर्ता दयाराम साहनी है और उत्खननकर्ता माधव स्वरूप वत्स है। जो 1921 में दयाराम साहनी ने खोजा था, उसे 1926 में माधव स्वरूप वत्स के द्वारा खोदकर निकाला गया था, उसका उत्खनन किया गया था। सामग्री यहाँ पर कौन कौन सी निकलती है? R37 कब्रिस्तान है, अन्नागार है, उर्वरा देवी की मूर्ति है। उर्वरा देवी की मूर्ति कौन सी है भाई? एक औरत है और वो गर्भ से है, उसके गर्भ से क्या निकलता है? एक पौधा निकलता है। शंख का महल बना हुआ है। सांपों के मुंह में दबाए हुए गरुड़ है, सांपों को मुंह में दबाए हुए गरुड़ है। कांसे की गाड़ी है, पीतल का इक्का है, मछुआरों का चित्र है। ऋग्वेद में इसको हरि यूपिया कहा गया है। टीले हैं वो दो मिलते हैं यहाँ से, एक पूर्वी टीला है उसको हम नगर टीला बोल देते हैं, जो पश्चिमी टीला है उसको हम दुर्ग टीला बोल देते हैं। इसका जो अर्थ होता है, इसका अर्थ होता है मृतकों का टीला। तो कौन सा होता है भाई? मृतकों का टीला। ठीक है, मोहनजोदड़ो का क्या अर्थ है? मृतकों का टीला। और इसे सिंध का बाग कहते हैं, नकलिस्तान कहते हैं और 700 कुएं हैं। कितने कुएं हैं भाई? 700 कुएं हैं। किसमें? मोहनजोदड़ो में। ठीक है, फिर हम बात करते हैं कुछ और मोहनजोदड़ो की। यहाँ से स्टार्ट कौन सा हो जाता है हमारा? मोहनजोदड़ो। ठीक है, और वर्तमान में कहाँ पड़ता है मोहनजोदड़ो? वर्तमान में पड़ता है लरकाना, पाकिस्तान में पड़ता है। कहाँ पर पड़ता है? लरकाना, पाकिस्तान में पड़ता है। तो मोहनजोदड़ो का जो वर्तमान स्थान है वो मोहनजोदड़ो का जो वर्तमान स्थान है वो है भाई लरकाना, पाकिस्तान। कहाँ है? लरकाना, पाकिस्तान। ठीक है, सिंधु नदी के किनारे है। खोजकर्ता और उत्खनन करता है वो राखलदास बनर्जी है। खोजकर्ता और उत्खनन करता दोनों एक ही है और उनका नाम क्या है भाई? राखालदास बनर्जी। ठीक है, क्या नाम है? राखालदास। अब देखिए, मृतकों का वहां टीला होगा, वहां राख की राख होगी, तो ये राखालदास बनर्जी है। 1922 में, 1921 में तो उसकी खोज हुई थी और 1922 में इसकी खोज हो गई थी। ठीक है, और यहाँ से जो सामग्री मिलती है उसके बारे में हम देखते हैं। सामग्री, सामग्री कौन कौन सी है वही देखते हैं। यहाँ से विशाल स्नानागार मिलते हैं। क्या मिलते हैं? विशाल स्नानागार मिलते हैं, बड़े बड़े स्नानागार। ठीक है, यहाँ से विशाल अन्नागार, सबसे बड़ी इमारत होती थी ये। सबसे बड़ी इमारत होती थी विशाल अन्नागार। यहाँ से कुबड़ वाला बैल मिला है। क्या मिला है? कुबड़ वाला बैल मिला है। क्या मिला है भाई? कुबड़ वाला बैल मिला है। और यहाँ से महाविद्यालय भवन मिला है। महाविद्यालय भवन मिला है, जहाँ से महाविद्यालय भवन मिला है। और नृत्य रत्न नारी की मूर्ति मिली है। क्या मिला है? नृत्य रत्न नारी की मूर्ति मिली है। नृत्य नारी की मूर्ति है वो यहाँ से प्राप्त हुई है। और पशुपति शिव की मुद्रा मिली है। क्या मिली है? पशुपति शिव की मुद्रा मिली है।
पशुपति शिव की मुद्रा मिली है। गेंडा, भैंसा, हाथी, व्याघ्र और हिरण है वो यहाँ से इनकी जो आकृति है वो मिली है। यहाँ पर सीप का पैमाना मिला है। क्या मिला है? सीप का पैमाना मिला है। क्या मिला है भाई? सीप का पैमाना मिला है। और यहाँ से पुजारी का सर मिला है। क्या मिला है? पुजारी का सर मिला है। पुजारी का सर कहाँ से मिला है? यहाँ से मिला है, यहाँ से मोहनजोदड़ो से पुजारी का सर मिला है। पुजारी का सर यहाँ से मिला है, सीप का पैमाना यहाँ से मिला है और सर्वाधिक मोहरे यहाँ से मिली है। सर्वाधिक मोहरे है वो यहीं से मिली है। सर्वाधिक मोहरे है वो कहाँ से मिली है? भी मोहनजोदड़ो से मिली है। और सूती कपड़ा यहाँ से मिला है। सूती कपड़ा एक बार दोबारा से इसको देख लेते हैं कि राखालदास बनर्जी ने 1922 में इसका उद्घाटन किया था। लारकाना पाकिस्तान में मोहनजोदड़ो है वो स्थित है। मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला कहते हैं, इसे सिंध का बाग कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? सिंध का बाग कहते हैं। और इसे सिंध का नकलिस्तान भी कहते हैं। यहाँ 700 कुएं हैं जो पेयजल के काम आते थे। 3 सींग वाला योगी है वो यहीं से मिला है। 3 सींग वाला योगी है वो यहीं से मिला है। और यहाँ से विशाल अनागार है। यहाँ विशाल अनागार है। कुबड़ वाला बैल है। महाविद्यालय भवन है। नारी नृत्य रहते नारी की यहाँ पर मूर्ति है। कुबड़ वाला बैल है। 3 सींग वाला योगी है। पशुपति शिव की मुद्रा है। यहाँ पर शिव का पैमाना यहाँ पर है। पुजारी का सिर यहाँ पर मिला है। सर्वाधिक मुद्राएं मोहरे है वो यहीं से मिली है। और सूती कपड़ा है उसके अवशेष भी यहीं से मिले हैं। फिर देखिए हम बात करते हैं नेक्स्ट लोथल की। किसकी बात करते हैं? लोथल की। ये लीजिए लोथल। हाँ भाई लोथल देखिए, लोथल वर्तमान गुजरात में है। भोगवा नदी के किनारे। कहाँ पर है? गुजरात में भोगवा नदी के किनारे है। वर्तमान में भोगवा नदी के किनारे है। और जो खोज करता है वो SR राव है 1955 में। खोजकर्ता SR राव। और है कब भाई? SR राव 1955 से 63। 1955 से 63 एक लंबा पीरियड इसको लगता है। ठीक है। फिर यहाँ से देखिए सामग्री है वो कौन सी मिलती है यहाँ से? तो यहाँ पर एक डाक यार्ड होता है, यानी एक बंदरगाह है। ठीक है। तो डाक यार्ड, गोदी या बंदरगाह है वो यहीं से मिलता है। डाक यार्ड, गोदी, बंदरगाह है वो यहीं से मिलता है। फिर हम बात करते हैं कि युगल समाधि है वो यहीं से मिलती है। युगल समाधि चावल और बाजरे के साक्ष्य यहीं से मिलते हैं। चावल और बाजरे के साक्ष्य है वो यहीं से मिलते हैं। हमने बात की कि डाकयार्ड, गोदी, बंदरगाह है वो यहीं से मिलता है। युगल समाधि यहाँ पर मिलती है। और चावल और बाजरे के जो साक्ष्य है वो यहीं से मिलते हैं। मनके बनाने का कारखाना, मनके बनाने का कारखाना, मनके बनाने का कारखाना कहाँ था? लोथल, गुजरात में, जो भोगवा नदी के किनारे पर स्थित है। वर्तमान में गुजरात में स्थित है। डाकयार्ड, गोदी, बंदरगाह है वो यहीं पर है। मेसोपोटामिया व फारस की मुद्रा यहाँ पर मिलती है। यहाँ पर मेसोपोटामिया व फारस की मुद्रा यहाँ पर मिलती है, जिससे ये पता चलता है कि विदेशों के साथ इनके व्यापारिक संबंध थे। ठीक है। फिर देखिए बतख की
सर्वाधिक चित्र यहीं से मिलते हैं। बतख के सर्वाधिक चित्र है वो यहीं से मिलते हैं। बतख के सर्वाधिक चित्र है वो यहीं से मिलते हैं। बतख के सर्वाधिक चित्र है वो यहीं से मिलते हैं। और यहाँ से आटा पीसने की चक्की तक मिलती है। क्या मिलती है? आटा पीसने की चक्की मिलती है। आटा पीसने की चक्की है वो यहीं से मिलती है। आटा पीसने की चक्की यहाँ से मिलती है। अग्निकुंड मिलती है। हाथी दांत का पैमाना यहाँ पर मिलता है। अग्निकुंड यहाँ पर मिलता है। हाथी दांत का पैमाना यहाँ पर मिलता है। हाथी दांत का पैमाना यहाँ पर मिलता है। सबसे अच्छा जल निकासी का उदाहरण यहाँ पर है। सबसे अच्छा जल निकासी का उदाहरण यहाँ पर है। सबसे अच्छा जल निकासी का उदाहरण यहाँ पर है। और देखिए यहाँ पर डाकयार्ड, गोदी बंदरगाह है, युगल समाधि है, चावल और बाजरे के साक्ष्य यहाँ पर मिलते हैं। मनके बनाने का कारखाना यहाँ पर स्थित था। मेसोपोटामिया और फारस की मुद्रा यहाँ पर मिलती है। अग्निकुंड यहाँ पर मिलता है। आटा पीसने की चक्की यहाँ पर मिलती है। हाथी दांत का पैमाना यहाँ पर मिलता है। सबसे अच्छा जल निकासी का उदाहरण यहाँ पर है। और प्रमुख उपलब्धि है वो यहाँ पर जहाजों की गोदी है। प्रमुख उपलब्धि कौन सी है? जहाजों की गोदी। कौन सी है? जहाजों की गोदी है। और देखिए यहाँ जहाजों की गोदी यानी डाकयार्ड है। और पश्चिमी एशिया से व्यापार का प्रमुख बंदरगाह है। ठीक है, पश्चिमी एशिया से व्यापार का प्रमुख बंदरगाह है। ठीक है। और लोथल है उसका अर्थ होता है मृतकों का नगर। क्या होता है लोथल का अर्थ? अर्थ है वो मृतकों का नगर होता है। लोथल है उसका क्या अर्थ होता है? मृतकों का नगर है होता है। और इसे लघु हड़प्पा या लघु मोहनजोदड़ो भी बोल देते हैं। इसे क्या बोल देते हैं? लघु हड़प्पा या लघु मोहनजोदड़ो बोल देते हैं। ठीक है, तो एक बार से इसको दोबारा देख लेते हैं। और आज की क्लास हमारी यहीं तक रहेगी। नेक्स्ट क्लास में हम आगे कालीबंगा पर चर्चा करेंगे। तो देखिए लोथल है वो गुजरात में भोगवा नदी के किनारे पाई गई है। लोथल है वो कहाँ पाई गई है? भोगवा नदी के किनारे गुजरात पाई गई है। और जो खोज है वो एस.आर. राव ने 1955 से लेकर 1953 में की थी। यहाँ से प्रमुख सामग्री है वो डाकयार्ड, गोदी बंदरगाह मिलते हैं, युगल समाधि मिलती है, मेसोपोटामिया और फारस की मुद्रा यहाँ से मिलती है, चावल और बाजरे के साक्ष्य से मिलते हैं, मनके बनाने का कारखाना यहाँ पर है, प्रमुख उपलब्धि जहाजों की गोदी बंदरगाह यहाँ पर मिलता है, अग्निकुंड यहाँ पर है, हाथी दांत का पैमाना यहाँ पर है, पश्चिमी एशिया से व्यापार का प्रमुख बंदरगाह यही है, बतख की सर्वाधिक चित्र यहाँ से मिलते हैं, आटा पीसने की चक्की यहाँ पर पाई जाती है, हाथी दांत का पैमाना यहाँ पर पाया जाता है, सबसे अच्छा जल निकासी का स्रोत यहीं पर है, अर्थ है वो इसका मृतकों का नगर है, और मोहनजोदड़ो का क्या कहते हैं? मृतकों का टीला है। ठीक है, और इसे लघु हड़प्पा बोल देते हैं, इसे लघु मोहनजोदड़ो बोल देते हैं। तो ये इसकी विशेषताएं हैं। आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी है। अगर अच्छी लगी है तो लाइक कर देना तथा चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, तथा हमारे जो वीडियोज हैं वो बिल्कुल शॉर्ट्स हैं और उससे एग्जाम में सफलता निश्चित है, पूरे डिस्क्राइब किए हुए हैं। तो आप इन वीडियो को जरूर अपने मित्रों में शेयर करें, जिससे हमें, और चैनल को सब्सक्राइब करें तथा हमारे 1000 सब्सक्राइबर पूरे करवाने में आप मदद करें, जिससे हम आपको लाइव पढ़ा सके। तो आशा करता हूं आपको ये सब कुछ समझ आया होगा, और चैनल को जरूर शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।